कार है उसमें लड़ाई करने का मुद्दा नहीं है, चाहे पाकिस्तान हो या चाइना। हम एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं कि हम लड़ते हैं, हम लड़ सकते हैं। और पहली बार देखिए ये हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद, ये पहले कभी नहीं हुआ कि दोनों सरहद के ऊपर हमारी लड़ाई हो रही। वो असलियत है, आज जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल प्रोफाइल है वो बढ़ गई है सिंदूर के कारण। बिल्कुल, आप पाकिस्तान को नहीं हरा सकते जंग में। मैं किसी भी प्रोफेशनल को हिंदुस्तान के समझा सकता हूँ मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, और ये मैं देश के हित में बोल रहा हूँ। और अब तो पाकिस्तान के साथ अमेरिका भी खड़ा नजर आ रहा है। नहीं, देखिए अमेरिका किसी के साथ भी नहीं खड़ा है। अमेरिका एक ऐसा मुल्क है क्योंकि अमेरिका सुपर पावर रहा है, अमेरिका ने कोल्ड वॉर जीती है, अमेरिका किसी का दोस्त है। अगर आपको वो करना है, आपको नॉर्मल रिलेशंस करने पड़ेंगे चाइना के साथ, और आपको पाकिस्तान से बात और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट किसी मुल्क का अशांति के माहौल में नहीं हो सकता। तो जब हमारे पास चाइना और रशिया है, चाइना ये तो नहीं कह रहा है कि हम हमें करो। देखिए आज क्या है, चाइना के साथ इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आ रहा है चाइना, और इन्वेस्टमेंट जो होता है वो प्रूफ होता है म्यूचुअल ट्रस्ट। तो म्यूचुअल ट्रस्ट तो है नहीं। जो ये ट्रेड चल रहा है वो इसलिए चल रहा है क्योंकि मजबूरी है हमारी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये आप नोट कर लीजिएगा, क्या कर रहा है चीन, वो अब ये कोशिश कर रहा है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल पाकिस्तान की बढ़ गई है बहुत ज्यादा, कि पाकिस्तान शुड बी सीन एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मिलिट्री पावर इन साउथ एशिया। तो कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमिकली तो हावी हो रहा है चीन हमारे एरिया पे, साउथ एशिया में, और मिलिटरिटी वो प्रॉप कर रहा है पाकिस्तान को। कल को बांग्लादेश को भी कर सकते। तो मैं जब कह रहा हूँ वो उसको कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों काम कर रहे हैं एक साथ। चेंज ऑफ गवर्नमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बांग्लादेश में, ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखिएगा आज फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़ी चेंज की जरूरत है, बहुत बड़ी चेंज, जो ये सरकार नहीं करेगी, क्योंकि ये सरकार नैरेटिव में देखता हूँ बन रही। सारा काम ये है डोमेस्टिक ऑडियंस, क्योंकि मेरी समझ जो मुझे आई है, फोकस जो है सरकार का वो इलेक्शंस, ये जो मुझे बात समझ में आई है, तो उसके लिए हर तरीके से फायदा उठाया जा रहा है। किस तरीके से हम दिखाएं कि साहब हमारी नेशनल सिक्योरिटी इतनी तगड़ी है। हम जो अगली जंग होगी, मैं आपको बता दूं, अगर हो, खुदा ना खास्ता ना हो, पाकिस्तान के साथ होगी जिसके पीछे चीन खड़ा हो। रफेल क्यों लिया जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और बात बताता हूँ, फ्रांस में टेक्नोलॉजी है, बट फ्रांस नेटो का मेंबर भी। इसका मतलब ये है कि होल्ड उसके ऊपर कुछ अमेरिका का हमेशा रहे। हम अपने आप को देखना चाहते हैं वेस्टर्न लीडर्स के, अमेरिका के साथ, वेस्टर्न लीडर्स के साथ। हम इस बात से बिल्कुल वो है, मतलब वी हैव फॉरगॉटन कि दुनिया बदल गई। हम उस बात को बिल्कुल रद्द कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कुछ अपने इंटरेस्ट हैं, कुछ पर्सनल इंटरेस्ट हैं। बिना रशिया के कोई पीस नहीं हो सकती, कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं हो सकती वेस्टर्न यूरोप के। वो आपको इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो और रशिया ब्रिक्स को मजबूत करना चाहते। ब्रिक्स जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है नए वर्ल्ड ऑर्डर का जो बन रहा है। लेकिन ब्रिक्स में इंडिया की हालत ऐसी दिख रही जैसे सबसे ज्यादा ब्रेक वही लगा रहा हूँ अमेरिकी दबाव में। हम लोग उसको अहमियत नहीं दे रहे हैं ब्रिक्स को। जिस चीज से मुझे घबराहट हो रही है वो कुछ अलग है, उसको हम बोलते हैं कम्युनलाइजेशन ऑफ द आर्मी। क्या मिलिट्री लीडरशिप कमजोर हो गई है? रीढ़ नहीं है उसके देखिए पास? हमारी फौज जो है हिंदुस्तान की, जो सोल्जर्स हैं वो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट है, बहुत बड़ी दिक्कत होती है लीडरशिप। पॉलिटिकल विल लाइए, डिटरेंस बनाइए, उसके लिए चाइना को स्टडी। पता नहीं एक बार लड़ाई शुरू हो जाती है कितना वक्त लगेगा, तो वो भी आपको लानी है। तो कहने का मतलब ये है कि लड़ाई में बहुत सारा काम होता है जो पॉलिटिकल लीडरशिप को करना पड़ता है, कंधा देना पड़ता है मिलिट्री लीडरशिप को अपना काम करने के लिए। तो अगर मिलिट्री लीडरशिप को ये बता दिया जाए कि साहब आप जो उचित समझे, तो वो क्या करेगा? ये इसकी वजह जिम्मेदारी से भागना माना जाए या चीन का डर माना जाए? चीन के मामले में हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री कुछ भी बोलने से कतराते हैं, भागते हैं। चीन का नाम तक लेने से वो घबराते हैं या डरते हैं, जो भी कह लें आप। तो क्या वजह थी कि इस तरह का निर्देश दिया गया जनरल को? देखिए 15 जून 2020 को गलवान हुआ, 17 जून 2020 को जयशंकर ने वांग ही से बात करी, उसमें लिखा हुआ है, ये बात करी कि आप जो है ये आपकी गलती है। 19 जून को प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि कोई आया ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि सीधा कोई भी मतलब निकलेगा कि जो प्रधानमंत्री है या जो प्राइम मिनिस्टर है ऑफिस,
उन्होंने अपने विदेश मंत्री, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, जबकि फॉरेन मिनिस्टर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। उनको भी नहीं पता है, इसका मतलब लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके बहुत महीनों के बाद बयान आया जयशंकर का, किसी टेलीविज़न चैनल पे बैठे थे और कहते हैं मैं कैसे लड़ाई कर सकता हूँ, वो बहुत बड़ी इकॉनमी है, मैं छोटी इकॉनमी हूँ। भाई इकॉनमी से कुछ नहीं होता है। पाकिस्तान हमसे जंग लड़ता है, उसकी कितनी छोटी इकॉनमी है। अफ़गानिस्तान है, वो क्या है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर। पॉलिटिकल विल होनी चाहिए लड़ाई की। अफ़गानिस्तान में 2 सुपर पावर्स, एक तो सोवियत यूनियन और एक अमेरिका को लताड़ दिया उन्होंने। तो ये चीज़, ये इकॉनमी की बात नहीं होती, ये आपकी सॉवरेनिटी, आपकी सरहद की बात है। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जो जयशंकर ने कहा ये इकॉनमी है। नहीं, आप लड़ेंगे अपने देश के लिए, अपनी ज़मीन के लिए। आप साहब ये कैसे कह सकते हैं कि कोई आया नहीं है? अगर कोई आया नहीं है तो अभी बातचीत किस बात पे हो रही है? बिल्कुल, लेकिन ये विल पावर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ ज़बरदस्त दिखलाई पड़ती है। सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो, ऑपरेशन सिंदूर, तुरंत हमने अटैक कर दिया। तो क्या मैं आपको ये यहाँ दोनों नहीं, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। देखिए, जो मैंने समझा है, क्योंकि मैंने बहुत ध्यान से इस चीज़ों को मैं फॉलो करता हूँ, जो अभी हमारी सरकार है उसमें लड़ाई करने का बुत्ता नहीं है, चाहे पाकिस्तान हो या चाइना हो। हम एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं कि हम लड़ते हैं, हम लड़ सकते हैं। जैसे कि आपने मिसाल दिया बालाकोट का, लीजिए आप। बालाकोट में क्या हुआ? बालाकोट में हमारी जो इंडियन एयरफोर्स थी, वो रात के टाइम एरिया में जहाँ रडार नहीं था, जहाँ वो तैयार नहीं थे, क्योंकि कभी पहले एयरफोर्स यूज़ ही नहीं हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच, वहाँ जाके हमने अपना फेंक दिया, बालाकोट के अंदर मिसाइल फेंक दी। अगले दिन वो दिन दहाड़े आए और हम तैयार नहीं थे। क्यों मैं ये कह रहा हूँ हम तैयार नहीं थे? क्योंकि हमने अपनी मिसाइल से अपने हेलीकॉप्टर को गिरा दिया कन्फ्यूजन में। हमारे मरे थे ना, हमारा हेलीकॉप्टर गिर गया। अच्छा, अभी रिसेंटली जो उस समय एयर चीफ होते थे धनुआ, वो एक किसी चैनल पे बता रहे हैं कि हमारे पास तो ब्लास्ट पेन ही नहीं थे। ब्लास्ट पेन का मतलब होता है कि आपका जो बड़ा एयरक्राफ्ट है, जैसे सुकोई 30, तो उसको रखने के लिए, आपको अंदर सिक्योर करने के लिए वो बनाए जाते हैं। वो हमारे पास है ही नहीं, तो हमारा MiG-21 वहाँ थे, उसको लगा दिया। अच्छा, मेन बात क्या है, जब उन्होंने अपना ऑपरेशन किया जिसका नाम था ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, उस समय इंडियन एयरफोर्स ने पब्लिकली ये कहा कि हाँ, जो इन्होंने किया है वो लड़ाई है, पर हमने कुछ नहीं किया। दूसरी बात, सिंदूर में आई है। सिंदूर में ये था कि हमें उनकी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करना है। देखिए साहब, ये हमारा इतिहास हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बताता है, अगर आप वहाँ मिसाइल फेंकेंगे वो चुप थोड़ा बैठेगा। पर हमने क्या किया, आधे घंटे के अंदर ही हमने उनसे कहा कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। राजनाथ सिंह का बयान है पार्लियामेंट में। तो ये आप जो कह रहे हैं, बल्कि बताकर हमने हमले किए। नहीं, ये भी कहा गया कि हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया। नहीं, वो उस पर शक है, उस बात पर। कहने का मतलब ये, उनको पता था। उनको इसलिए पता था क्योंकि चीन उनकी मदद कर रहा था, पूरी बैटलफील्ड की उनके पास विजिबिलिटी थी, तो उनको पता था हमारे हवाई जहाज क्या है, उनको पता था। वो सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे कि आप मिसाइल फेंकिए और हम उसका जवाब देते। और हमारा नुकसान हुआ है उस रात के, काफ़ी हुआ है, अब उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान और चाइना की बात नहीं है। ये बात ये है कि एक नैरेटिव क्रिएट करा जा रहा हुआ है अभी तक कि हम लड़ाई तो करना ही नहीं चाहते, पर हम दिखाना चाहते हैं कि हम जो हैं बहुत बहादुर हैं। और पहली बार देखिए ये हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद, ये पहले कभी नहीं हुआ कि दोनों सरहद के ऊपर हमारी लड़ाई हो रखी है। चीन के साथ भी वहाँ फ़ौज बैठी है, पाकिस्तान के साथ भी फ़ौज बैठी है। ये पहले कभी नहीं हुआ। एक ही होता था, सिर्फ पाकिस्तान होता था। तो ये मेरे ख्याल में तो ये बात नहीं कि हम पाकिस्तान से लड़ लेंगे, वहाँ भी नहीं लड़ना हमको। जी, तो एक नैरेटिव बनाना है, नैरेटिव। हम घुस के घर में घुस के मारते हैं। दिस इज द नैरेटिव। ये एक नैरेटिव है कि उससे क्या होता है कि लोग को ये होता है कि अच्छा, किसी भी प्राइम मिनिस्टर इतना नहीं किया कि घुस के मार दिया। बेसिकली डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। अरे बाबा, जब आप घुस के मारते हैं तो फिर आपको लड़ाई भी करनी है।
पर वो वाला जो पार्ट होता है, लड़ाई वाला पार्ट, फिर वो एक नैरेटिव बन जाता है। जो इनके अपना टेलीविज़न चैनल है, सारी गोदी मीडिया है, फिर वो उस बात को दबा देते हैं और फिर वो दूसरी तरफ शुरू हो जाती है कि हमने अभी इसी को देख लीजिए आप, सिंदूर के ऊपर बहुत सारे जनरल्स ने किताब लिख दी है। किसी भी किताब में जो पहली रात थी जहां पर हमारा भारी नुकसान हुआ है हवाई जहाज का, जो कि सीडीएस ने कहा है कि हाँ कुछ नुकसान हुआ है, हम उसका जिक्र ही नहीं करते हैं और उस किताब में जिक्र ही नहीं है। ये कहना कि हमने 10 मई को वहाँ पे बहुत उनका नुकसान किया, ठीक है हमने किया, अच्छी बात है, लड़ाई है तो होना चाहिए उनका नुकसान भी, पर हवाई जहाज की लड़ाई सबसे अहम होगी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, और वहाँ जो हुआ हम बात ही नहीं करना चाहते। और इसी की बुनियाद पर कि एयर वॉर में क्या हुआ, ट्रंप है वो बोल रहे हैं कि ये क्या कहते हैं 7 हवाई जहाज गिरे हैं, उनके प्रधानमंत्री अब तो वो 10 पर आ गए हैं। हाँ, 10 राफेल गिराने की उनके बात जो है। प्रधानमंत्री हैं वो यूनाइटेड नेशन में बोल रहे हैं कि हमने 7 इनके हवाई जहाज गिराया और हमने उसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब देना ही नहीं चाहते हैं हम। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक ऐसा मीडिया हमारा हो जो पूरा ऑब्जेक्टिव मीडिया हो, तो वो सरकार से ये सवाल उठाएगा कि साहब ये बताइएगा, जब वो ये यूनाइटेड नेशन में बोल रहे हैं तो हमारी क्या पोजीशन है, वो आप बताइएगा। वो नहीं कोई पूछ रहा है। सानी साहब, ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ ठीक है, लेकिन उससे कुछ निष्कर्ष निकलते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो डिफेंस का वो है फासला है वो कितना है, या हम पाकिस्तान के मुकाबले कितने तैयार हैं, या पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर हम पर किस हद तक हावी हो सकता है। ये जो निष्कर्ष निकले उन पर जरा रोशनी डालिए। देखिए, क्या क्या सबक हैं? मैं आपको सीधी सी बात बोलता हूँ, ये जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके पहले मैंने वीडियो करे थे और मैंने समझाया था कि क्यों हमको नहीं करना चाहिए कुछ भी एयर अटैक, क्योंकि चीन उनकी मदद करेगा। हमने किया, बहुत बड़ा नुकसान उठाया है सिंदूर में, वो असलियत है। आज जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल प्रोफाइल है वो बढ़ गई है सिंदूर के कारण। बिल्कुल। अच्छा, अभी देखिए, अभी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर खुदा ना खास्ता जंग हुई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, मेरे ख्याल में मोदी सरकार को लेसन मिल गया है। अभी वो कुछ नहीं करेंगे, उनके भी समझ में आ गया है चीन खड़ा है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान नहीं हार सकता। आप पाकिस्तान को नहीं हरा सकते जंग में। मैं किसी भी प्रोफेशनल को हिंदुस्तान के समझा सकता हूँ मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, और ये मैं देश के हित में बोल रहा हूँ। ये नहीं है कि मैं देश के खिलाफ हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं, क्योंकि हमें समझना है चीन कितनी बड़ी ताकत है, हमें समझना है चीन और पाकिस्तान की क्या दोस्ती है, इन बातों को हमें समझना है। ये लड़ाई का ये मतलब नहीं होता कि आपने सब शुरू कर दिया काम। पहले आपको, जिसे हम कहते हैं लड़ाई में एप्रिसिएशन, कि आप पहले जायज़ा लीजिए कि क्या माहौल है, इंटरनेशनल माहौल क्या है, रीजनल माहौल, कौन किसकी मदद करेगा, किसके पास होगी। तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे हिसाब से मोदी सरकार को सबक मिल गया है ऑपरेशन सिंदूर में, जिसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते हैं। तो मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ ये कुछ भी नहीं करेंगे। अगर कोई अटैक भी होता है तो हम कोई और ज़रिया ढूंढेंगे, पर अगर किया तो वो हमारे हित में नतीजा। और अब तो पाकिस्तान के साथ अमेरिका भी खड़ा नज़र आ रहा है। नहीं, देखिए, अमेरिका किसी के साथ भी नहीं खड़ा है। अमेरिका एक ऐसा मुल्क है, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर रहा है, अमेरिका ने कोल्ड वॉर जीती है, अमेरिका किसी का दोस्त नहीं। ये बात अमेरिका के लिए लागू नहीं है जो चीन और पाकिस्तान के लिए लागू है। अमेरिका आज हमारे साथ है, कल नहीं है, आज पाकिस्तान के साथ है, कल नहीं है। पाकिस्तानी भी समझते हैं, हम समझने से इनकार कर रहे हैं। हमें 1 साल पूरा प्रेसिडेंट ट्रंप ने पब्लिकली हमारी बेइज्जती करी है मुल्क की। अच्छा, आज हमारे पास दुनिया में, देखिए, दुनिया आज मल्टीपोलर है। इसका क्या मतलब है, एक बड़ी ताकत नहीं है, 3 बड़ी ताकतें हैं। 2 क्या है, चाइना और रशिया। रशिया हमारा खास दोस्त है, हमें रशिया के साथ ज़्यादा अपनी दोस्ती बढ़ानी है। चाइना के साथ हमें रिलेशन नॉर्मल करने हैं। अगर आज मैं बताऊं कि क्या हमें करना चाहिए जिससे हमारे देश को फ़ायदा हो, फ़ायदा का क्या मतलब होता है, फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है किस तरीके से हमारे जो मुल्क में लोग हैं, और इस मुल्क में 80 करोड़ लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा है, और ये प्रधानमंत्री बोल रहे हैं।
अगर उनको खाना नहीं मिल रहा है तो फॉरेन पॉलिसी का मतलब एक ही होता है, उनकी ज़िंदगी कैसे बेहतर बनाई जाए। अगर आपको वो करना है, आपको नॉर्मल रिलेशंस करने पड़ेंगे चाइना के साथ, और आपको पाकिस्तान से बात करना, और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट किसी मुल्क का अशांति के माहौल में नहीं हो सकती। लेकिन साहनी साहब, हमारे देश में माहौल ऐसा है कि ये माना जाता है कि चीन के साथ तो संबंध कभी सामान्य हो ही नहीं सकते। वो चीन को एक तरह से शत्रु के भाव से भी देखते हैं और उस पर भरोसा करने के लिए भी तैयार नहीं। ये जो मानसिकता है, जब तक इससे नहीं निकलेगा भारत, या लीडरशिप देश को कन्विंस नहीं करती है कि चाइना अब सुपर पावर बन गया है, उससे हमारे बहुत सारे इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी जुड़े हुए हैं, ये कैसे करेगी? ये लीडरशिप के लिए कोई बहुत बोल्ड स्टेप उठाना पड़ेगा। देखिए, लीडरशिप करना नहीं चाहती है, और जो लोग हैं हमारे, वो जो लीडरशिप बोलती है उसको मान लेते। दिक्कत क्या हुई है मैं आपको बताता हूँ। ये जो हम बोलते हैं ना मल्टीपोलर वर्ल्ड बनी है, ये बनी है जब मोदी सरकार पावर में आई है। क्योंकि मोदी सरकार पावर में आई है मई 2014 में, शी जिनपिंग प्रेसिडेंट बने हैं नवंबर 2012 में, समझे ना आप? तो वो तकरीबन एक रहा है, वही वक्त हुआ। अब हमारी सोच हमेशा ये रही है कि अमेरिका सुपर पावर है, अच्छा हमारे इंटरेस्ट वहाँ बहुत है, फिर हमारा एक कलोनियल माइंडसेट है कि अगर कोई गोरा हमें शाबाशी दे देता है हम खुश हो जाते हैं। अब हम ये कैसे मान लें कि हम चाइना जो है वो हमारे बराबर का है या हमसे बड़ा हो गया है? तो हम कंपटीशन दिखाना चाहते हैं कि हम कंपटीशन कर रहे हैं चाइना के साथ। असलियत ये है कि चाइना के साथ कंपटीशन ही नहीं है। असलियत ये है, आज जो प्राइम मिनिस्टर है कनाडा का, जो प्राइम मिनिस्टर है यूके का, जो प्राइम मिनिस्टर है स्पेन का, वो जा रहा है, वो सब चाइना जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? चाइना इसलिए जा रहे हैं क्योंकि चाइना आज मैन्युफैक्चरिंग पावर है दुनिया का। 31% मैन्युफैक्चरिंग दुनिया की चाइना कर रहा है, सप्लाई चेन चाइना में है। हमारा अपना आप ट्रेड देखिएगा, उसका जो एनुअल डेफिसिट हमारे उसमें है करीबन 1012 बिलियन के करीब है। कहने का मतलब ये है, हम नॉर्मल रिलेशन नहीं करना चाहते, क्योंकि ये दिखाना है हमको। देखिए, ये भी नैरेटिव बिल्डिंग है, ये नैरेटिव बिल्डिंग है हम ताकतवर हैं, ये नैरेटिव बिल्डिंग है कि हम compete कर सकते हैं चाइना के साथ रीजनली। असलियत ये है कि देखिए, हमें ये सोचना है, और यहाँ काफ़ी समझदार लोग हैं हिंदुस्तान में जो स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, जो समझा सकते हैं सरकार को, अगर सरकार समझने के लिए तैयार है कि हमारे क्या बेहतर ऑप्शंस है, हम कैसे अपने देश को तरक्की के रास्ते पे ले जा सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। अब हमने EU के साथ हमने कहा सबसे बड़ी ट्रेड डील हो गई है, ठीक है। EU जो है वो 20 ट्रिलियन इकॉनमी है, ठीक है। प्रॉब्लम तो क्या है कि आज EU ही स्टेबल नहीं है, 27 कंट्री EU बनाते हैं। अभी क्या होगा, पहले तो वो 24 लैंग्वेजेस में वो जो ड्राफ्ट है उसका वो उनको दिया जाएगा, वो उसको पढ़ेंगे, उसमें कहेंगे हाँ ये नहीं हो सकता, ये करो ये करो। कहने का मतलब ये है कि 1-1.5 साल के बाद EU का क्या हश्र होगा वो हमें मालूम ही नहीं है। तो जब हमारे पास चाइना और रशिया है, चाइना ये तो नहीं कह रहा है कि ये हमें करो। देखिए, आज क्या है, चाइना के साथ इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आ रहा है चाइना से, और इन्वेस्टमेंट जो होता है वो प्रूफ होता है म्यूचुअल ट्रस्ट का। तो म्यूचुअल ट्रस्ट तो है नहीं। जो ये ट्रेड चल रहा है वो इसलिए चल रहा है क्योंकि मजबूरी है हमारी, पर ये लोग नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम आज भी जो है, अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, हमारे अच्छे रिश्ते होने चाहिए, पर आज जो है हमको अलग तरीके से सोच रहा है। लेकिन ये बताएं कि अगर भारत क्वाड का मेंबर है तो चीन आप पर कैसे भरोसा करेगा? क्योंकि क्वाड देशों से आप सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, और अमेरिका का अपना एजेंडा है इस पूरे रीजन में, तो रूस भी हम पर क्यों भरोसा करे? और जिस तरह से प्रेशर में आकर हम रूस के साथ बिहेव कर रहे हैं तो उसमें भी समस्याएं हैं। तो रूस के साथ भी हमारे संबंध पहले जैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बड़ी पिक्यूलियर सिचुएशन है जहाँ पर एक भी फ्रेंड हमारा इस दुनिया में नहीं है। देखिए, पर हम डिपेंड इसमें मैं ये टिप्पणी करना चाहूँगा, इस साल हमारी ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है और पूरी जद्दोजहद हो रही है सरकार की कि क्वाड समिट हो जाए इस साल। ये जो हम देख रहे हैं ना, जॉइंट स्टेटमेंट, इंटरिम स्टेटमेंट, ये सब उसके लिए हो रहा है
कि एक बार ट्रंप साहब इधर आ जाए क्योंकि फिर इज्जत सरकार की बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है कि आज क्वाड में ट्रंप का पर्सनली कोई इंटरेस्ट नहीं, उनकी अपनी और प्रॉब्लम। और ब्रिक्स में हमें इक्वल पार्टनरशिप दी जा रही है, हम बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हैं ब्रिक्स के। तो जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, चाइना पेशेंटली देखेगा, रशिया पेशेंटली देख रहा है। वो हमारे साथ वैसे बिहेव नहीं करेंगे जैसे अमेरिकन्स करते हैं, अल्टीमेटम दे दिया कि साहब आप ये करिए नहीं तो ये हो जाएगा, आप रशिया से ऑयल बंद करो नहीं तो आप 25% टैरिफ लगा देंगे। ये मुल्क ऐसे काम नहीं करते। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी आज भी मौका है, पर हम उस मौके को रोज रोज गंवा रहे हैं। ये इसका मुझे अफसोस होता है। ये देखा जा रहा है कि भारत धीरे धीरे चारों तरफ से घिरता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन तो हमारे पहले से ही जिस तरह के संबंध हैं, फिर बांग्लादेश में भी चीन आ गया है और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, और यहाँ तक कि अमेरिका भी वहाँ अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। और भी बाकी देश जो हमारे आसपास हैं उनसे हमारे संबंध अच्छे तो नहीं ही हैं। ऐसी सूरत में क्या आपको लगता है कि कोई रास्ता हमारी विदेश नीति, हमारी डिप्लोमेसी में बचा है सिवाय इसके कि हम चीन और रूस से अपने संबंध बेहतर करें? जी देखिए, हमने 2016 में सार्क छोड़ दिया था, और उसका कारण ये था सार्क छोड़ने का, क्योंकि हम इस बात से तिलमिला गए थे कि जो चाइना है उसकी जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उस पर आज हिंदुस्तान और भूटान को छोड़ के बाकी सारे साउथ एशियन कंट्रीज उसके साथ है। हम इस बात से तिलमिला गए थे कि जब सार्क समिट हुई थी 2014 में काठमांडू में, तो 3 मुल्कों ने, नेपाल, पाकिस्तान और मालदीव ने ये कहा था, विचार दिया था समिट में कि साहब जो चाइना है उसको फुल मेंबर बना लो। जो हमने, क्योंकि सार्क कंसेंसस से चलता है, हमने उसको मना कर दिया। और फिर 2016 में उरी अटैक हो गया तो मामला रफा दफा। उसके बाद क्या किया है जयशंकर ने, आपने वो पूरा सार्क, जो पूरा साउथ एशिया है उसको खाली छोड़ दिया। आप अब फिर कहने लगे अब हम बिम्स्टेक पे जा रहे हैं। फिर आपने कहा कि हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, अब वो अमेरिका की पॉलिसी के साथ मिल गई है। कहने का मतलब ये है, जिसे हम कहते हैं एक जियोपॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया था 2016 में साउथ एशिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये आप नोट कर लीजिएगा क्या कर रहा है चीन। वो अब ये कोशिश कर रहा है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल पाकिस्तान की बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, कि पाकिस्तान शुड बी सीन एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिलिट्री पावर इन साउथ एशिया। अब पाकिस्तान हमारे से इकोनॉमिक्स में तो नहीं कर सकता टक्कर, उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि चीन है पीछे से लगाने के लिए। तो मिलिट्री टर्म्स में उसी लिए उनके, अब देखिए बांग्लादेश का जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो सब चीनी है। तो अब देखिए उनके इलेक्शंस हुए हैं, अब जो नई सरकार आ रही है, अच्छी बात है अगर हमारे रिश्ते उनके साथ अच्छे हो जाए, जो लग रहा है। पर रिश्ते अच्छे होने के बावजूद भी एक कशमकश, एक वो रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी। वो इसलिए रहेगी क्योंकि बांग्लादेश की जो मिलिट्री है उसने पाकिस्तान मिलिट्री के साथ संबंध बहुत गहरे कर लिए, वो नहीं टूटेंगे सरकार बदलने से। तो इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन, जो अगर आप देखिएगा यहाँ पे नक्शे में, यहाँ पे जिबूटी के अंदर चीन बैठा है, गवादार और कराची में चाइना बैठा है, इसी एरिया के अंदर ईरान भी आ जाता है, पर्शियन गल्फ वहाँ यहाँ बैठा है। यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट चोक पॉइंट हैं, स्टेट ऑफ हरमोज और बलल मंदेब, जहाँ पे हमने देखा था पिछले साल जब ईरान और इजराइल की लड़ाई हुई थी 12 दिन की, तो कैसे वो ईरान कंट्रोल कर रहा था। कहने का मतलब ये है इस पूरे एरिया के अंदर आज जो है, जो हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब मिलके यहाँ काम कर। इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर चाइनीज़ प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों को उनका दबदबा होना चाहिए, और इकोनॉमिक पावर बेल्ट एंड रोड से आ रही है। बिल्कुल, सीपेक है। हाँ, तो हमने तो छोड़ दिया है ना इसको पूरे, हमने, और चाबहार पोर्ट हमारे हाथ से निकल गया। देखिए वो तो कभी था ही नहीं हमारे पास। अब मैं यही तो आपसे कहता हूँ, नक्शा अगर कोई भी इंसान देखे, जो लोग नहीं देखते हैं, आपको पता चलेगा। आप दाएं बाएं क्यों घूमते फिर रहे हैं? आपका जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है रशिया के साथ, जिसके अंदर आप ये छबार को डाल रहे हैं, अरे बाबा कनेक्ट, आज पाकिस्तान की लोकेशन ऐसी है मैप पर, अगर हमारे रिश्ते नॉर्मल हो जाए पाकिस्तान के साथ, उनको फ़ायदा होगा, हमको फ़ायदा होगा। और मैं आपसे ये कह रहा था
कि हमने एक तरफ तो ये कश्मकश चल रही है कि जो हमने छोड़ दिया था 2016 में, वहाँ पे अब हम कोशिश करते हैं कि हम जाते हैं कि हमने मालदीव को इतने पैसे दे दिए, तुम वो कर लो। मालदीव को भी पता है कि मैं दोनों से फ़ायदा उठा सकता हूँ, और ज़्यादा पैसा जिसके पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग कैपेबिलिटी है, वो चीन है, इंडिया नहीं है। असलियत समझिए आप। तो वो सब ने बेल्ट एंड रोड साइन करा हुआ है, हमसे भी पैसे ले रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमिकली तो हावी हो रहा है चीन हमारे एरिया पे, साउथ एशिया में, और मिलिटरिटी वो प्रॉप कर रहा है पाकिस्तान को। कल को बांग्लादेश को भी कर सकते। तो मैं जब कह रहा हूँ वो उसको कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों काम कर रहे हैं एक साथ। चेंज ऑफ गवर्नमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बांग्लादेश में, ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं जी। क्योंकि जो संबंध मिलिट्री टू मिलिट्री होते हैं वो हमेशा बहुत तगड़े होते हैं। ऐसे देशों के, छोटे छोटे देश बहुत बड़े तगड़े होते हैं। तो हमने एक तो ये पूरा एरिया छोड़ दिया है। अमेरिका रिलायबल नहीं है, बड़ी ताकत है, वो रिलायबल नहीं है। दूसरी तरफ चीन से हम नॉर्मल रिलेशंस नहीं करना चाहते। रशिया जो है हमारा टाइम टेस्टेड दोस्त है, सालों साल का, सोवियत यूनियन के टाइम, हम उसके साथ पता नहीं क्या आँख मिचोली खेल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखिएगा आज फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़ी चेंज की ज़रूरत है, बहुत बड़ी चेंज की, जो ये सरकार नहीं करेगी, क्योंकि ये सरकार नैरेटिव में देखता हूँ बन रहा है। आपने बार बार नैरेटिव की बात दोहराई है, और इसी को दूसरे शब्दों में कहें तो डोमेस्टिक पॉलिसी, हमारी डिप्लोमेसी, हमारी फॉरेन पॉलिसी सब पर हावी हो गई है। हमें हिंदू मुसलमान वाला नैरेटिव चाहिए, हमें मतलब जो रिजीम है उसको। ये किस तरह से हमारे पूरे भारत को लेकर पूरे विश्व में और इस पूरे क्षेत्र में कैसे उसकी छवि को बदल रहा है और कैसे भारत को कमज़ोर कर रहा है? देखिए, भारत की दो बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां, कहते हैं द पॉजिटिव थिंग्स, दो हैं बहुत बड़ी उपलब्धियां, ठीक है, जो दुनिया को दिख रही हैं। पहली बात तो ये है, ये मार्केट बहुत बड़ी है। 1.5 बिलियन लोग यहाँ रहते हैं, तो मार्केट है। फिर हमें हथियार चाहिए हैं, वो लोगों को बेचने हैं, कहाँ जाएंगे? ये दूसरा ये है। तीसरी क्या है, हमारी लोकेशन बहुत अच्छी है। लोकेशन इसलिए अच्छी है, जैसे मैं बता रहा हूँ, मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गई है। इसका मतलब क्या हुआ है, 3 तो बड़ी ताकतें बन गई हैं, और जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स थी, जो होती थी अमेरिका और यूरोप के बीच में, अब वो हमारे रीजन में आ गई है। तो पहले क्या होता था कि इंडिपेंडेंस से लेकर हमारी और 2012 तक, जब मैं समझता हूँ वर्ल्ड मल्टीपोलर बनी है, तो हम फ्रिंज पर होते थे दुनिया के। मतलब फ्रिंज का क्या मतलब हुआ कि जो हमारी, देखिए, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का मतलब यह है कि मिलिट्री कंपटीशन, इकोनॉमिक कंपटीशन, फाइनेंशियल कंपटीशन, वो सब हमारे एरिया में आ गया, और तीनों बड़ी ताकतें यहाँ पर हैं, हम वहाँ बैठे हुए हैं। तो इसलिए वो हर एक आदमी हमसे कह रहा है कि हाँ ठीक है, आप हमारे साथ काम करिए। हमें ये देखना है कि जब हमारे पास इतना अच्छा मौका है, हमारी बेहतरी कहाँ है, हम किसके साथ थे, उसका कोई अहमियत नहीं है। हमें अगर 10 साल के बाद, 2012 में दुनिया बदली, अगर हमें इतने साल हो गए, अब 2026 की हम बात कर रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है हमारी बेहतरी ब्रिक्स के साथ है, हमें नहीं समझ में आ रहा है हमारी बेहतरी SCO के साथ है, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हमारी आज बेहतरी RIC जिसे कहते हैं, रशिया, इंडिया, चाइना, इसके साथ है। ये रिलायबल लोग हैं, ये हमारे देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा। लेकिन इसका एक अपोजिट व्यू है। लोग बोलते हैं कि आप अमेरिका के साथ मिल जाइए, चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका को एक ऐसे देश की ज़रूरत है, और उससे सारे फ़ायदे उठाइए। हालांकि ट्रंप के आने के बाद सारी चीज़ें डावाडोल हो गई हैं, लेकिन क्या ये विकल्प सूट करता है भारत को? अपने पड़ोसी और इतने बड़े ताकतवर मुल्क के साथ अदावत लेके और अमेरिका के पाले में जाना कितना सही होगा? देखिए, ये सोच भी झूठी है। पहले तो ये बता दूं आपको, जो वेस्टर्न पैसिफिक है, मतलब जो एरिया है चाइना के आसपास, वहाँ 300 अमेरिकन मिलिट्री बेसेस हैं। उसके बावजूद उन्होंने बहुत सारे US मिलिट्री ने अपनी एक्सरसाइजेज करी हैं, वॉर गेम करे हैं, और इसी नतीजे पे पहुँचे हैं हर बार कि PLA को, जो चीन की फ़ौज है, उसको नहीं हराया जा सकता अपनी होम बेस में, क्योंकि होम बेस वही है, नहीं हराया जा सकता। दूसरी बात, आज दुनिया जो है वो ये देख रही है कि हमें किस तरीके से इकोनॉमिक बेनिफिट मिले, वो देख रही है। तो ये कहना कि
ये जो सोच है कि हम उनकी मदद करके हम वो बन जाएंगे, अरे बाबा आज अमेरिका डायरेक्ट बात कर रहा है शी जिनपिंग से, ट्रंप डायरेक्ट बात कर रहे हैं क्योंकि उनकी समझ में आ गया है। उनको डराने की कोशिश कर रहे थे चाइना को, चाइना ने कहा अच्छा ठीक है हम आपके रेयर अर्थ बंद कर देते हैं, लाइन पर आ गए फ़ौरन। अब जो है वो उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि एपेक हो रही है वहाँ पर समिट चाइना के अंदर कि मैं वहाँ जाऊँगा, और फिर न्योता भी दे दिया है शी जिनपिंग को कि आप भी आइए इस साल एंड में हमारे पास आइए। तो कहने का मतलब ये है कि वो तो गेम ही ख़त्म हो गया है, पर उस गेम का नैरेटिव रखने के लिए देखिए ये नैरेटिव है, अब हम चाहते हैं कि क्वाड समिट हो जाएगा, एक बार ट्रंप यहाँ आ जाए तो उससे तो इज्जत बन जाती है सरकार की, कहाँ अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस। सारा काम ये है डोमेस्टिक ऑडियंस, क्योंकि मेरी समझ जो मुझे आई है फोकस जो है सरकार का वो इलेक्शंस पर है, ये जो मुझे बात समझ में आई है। बिल्कुल। तो उसके लिए हर तरीके से फ़ायदा उठाया जा रहा है, किस तरीके से हम दिखाएं कि साहब हमारी नेशनल सिक्योरिटी इतनी तगड़ी है, हम चीन को भी रोक सकते हैं, पाकिस्तान को भी रोक सकते हैं, तो पर हम लड़ते तो है नहीं। लेकिन ये तो एक्सपोज हो चुके हैं अब। नहीं, चीन ये के तो आप मामले कह में रहे भी, हैं ना, पाकिस्तान ये तो के आप कह रहे हैं। जब तक ये बात मेन लाइन टेलीविजन में नहीं कही जाएगी, बार बार नहीं कही जाएगी, मेन लाइन अखबारों में नहीं लिखी जाएगी, अच्छा लगता है बहुत कि एक ऑल्टरनेट मीडिया बन गया है, बहुत अच्छी बात है। पर सवाल ये उठता है कितने लोग देख रहे हैं उसको, क्योंकि जब आदमी थका हारा घर आता है शाम को, वो क्या करता है, वो टीवी ऑन कर देता है। अब टीवी में तो हिंदू मुस्लिम चल रहा है सारा टाइम, हाँ, या ये बता दिया कि साहब अब वो ट्रंप यहाँ आ रहा है। अच्छा अब देखिए 16 तारीख को एक बहुत इंपॉर्टेंट समिट हो रही है दिल्ली में, ये मैक्रोन साहब आ रहे हैं, उनको जहाज़ बेचने हैं, राफेल बेच रहे हैं, हाँ हमें वो हो गई बात वो भी, और बहुत बड़े और प्रेसिडेंट्स आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अब इस बात को फिर बताया जाएगा, अच्छी बात आ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ पहले भी हिंदुस्तान में इस तरीके के जलसे हुए हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, पर अब उसके अंदर एक एक्स्ट्रा पीआर हो गया, एक मैनेजमेंट हो गई है कि उसको आप सब थोड़ा सा ऐसे दिखाइए कि वो लोगों को लगे बहुत बड़ी चीज़ है। मिसाल देता हूँ आपको एक, हमने 2023 में G20 करी थी, अरे G20 तो हमने पहले ही बहुत करी है। मैं आगरा गया था, आगरा में वहाँ पोस्टर लगे हुए हैं G20 में, वो जो रिक्शा वाला था उसको वो मुझे बता रहा है कि देखिए ये मोदी सरकार जो है, अच्छी बात है कि मोदी सरकार जो है अब कोई बहुत बड़ी चीज़ कर रहे हैं, पूरी दुनिया उनको सुन रही है। मैंने कहा भाई क्या हुआ, क्या था जी, देखिए ये कोई चीज़ हो रही है, उसको G20 पता नहीं है, पोस्टर दिखा रहा है मुझे कि साहब देखिए ये। कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ को हमें असेस करना है अगर देश की बेहतरी चाहिए, मेरी सोच ये। क्या आपको नहीं लगता है कि मतलब ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जैसे गोदी मीडिया कहते हैं, वो हकीकत को नहीं ले जा रहा है, लेकिन बार बार चीज़ें इतनी हो रही, जैसे अब ट्रेड डील को लेकर जो कुछ चीज़ें सामने आई हैं वो भी ये बता रहे हैं कि सरकार कमज़ोर है। एप्स्टीन फाइल्स को लेकर जो चीज़ें निकल कर आई हैं, जिस तरह से ये अब धीरे धीरे स्टेब्लिश होता जा रहा है कि ये जो विश्व गुरु वाली बात थी वो सब हवाई थी, और ये सरकार तो कमज़ोर सरकार है, तुरंत झुक जाती है। ये नैरेटिव भी अब लोगों को समझ में आ रहा है। 14, 12, 13 साल बहुत हो जाते हैं। देखिए ये कितना समझ में आया है लोगों को, वो 2029 में पता चल जाएगा। अब क्या कह सकते हैं और जी, है ना, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मैं समझता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं साफ बोलना चाहता हूँ कि जो राहुल गांधी है, ही इज़ गेटिंग द क्रेडिट दैट ही डिज़र्व्स मच मोर, वो मिल रहा है उनको क्रेडिट, इसमें कोई शक नहीं है, लोग समझ रहे हैं। तो पर कहने का मतलब ये है कि जो ये सरकार ने जो बातें करी हैं, जब पहला मौका मिलता है फिर वो हिंदू मुस्लिम शुरू हो जाता है। क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है इसलिए मैं इसमें टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ ज़्यादा, पर समझ मुझे आती है बिल्कुल कि ये हो क्या रहा है। तो फिर वो क्या होता है, फिर अच्छा देखिए, फिर अब सरकार क्या बात कर रही है आज, सरकार या तो बात करती है अतीत की, उसमें क्या है, वो फिर बहुत सारी फिल्में आ रही हैं, ये हो गया है, तो वो तो उसमें क्या है, वो हिंदू लोग हैं जो भी हैं, उनको लगता है अरे हाँ साहब वो वहाँ ये था। और फिर या बात कर रही है विकसित भारत की, 2047 की, वो सारे कितने लोग जिंदा होंगे वहाँ तक। देखिए हमें करना है काम फॉर आवर जनरेशन, जो हमारे अभी लोग हैं उनकी बेहतरी के लिए, उनके जॉब्स के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, सबको मालूम है क्या क्या चाहिए। उसके लिए आपको सिंसियरली एक रोड मैप, आप मुझे ये बता दीजिए, जो आप बात करते हैं 2047 की, कोई रोड मैप बना है? नहीं बना, मैंने तो देखा नहीं।
डिफेंस की भी वो बात करते रहते हैं रोज कि हम अपनी फौज को जो है वर्ल्ड पावर बना देंगे 2047 में। कैसे बनाओगे, वो समझा तो दो। नहीं है रोड मैप। कहने का मतलब ये है, मुझे सिर्फ ये अफसोस होता है, मैं चाहता हूँ कि मेरा मुल्क बहुत तरक्की करे, बहुत ताकतवर मुल्क बने, क्योंकि हमारे में टैलेंट है, ऐसी बात नहीं है, पर उसके लिए एक दिशा देने के लिए एक लीडरशिप चाहिए हो, जो हो नहीं पा रहा। बिल्कुल। अभी आपने जिक्र किया राफेल का। पहली बार जब राफेल ख़रीदा गया था तब बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि 600 का राफेल हमने 1600 करोड़ में ख़रीदा और अब शायद 2400-2500 करोड़ में ख़रीद रहे हैं। एक तो कीमत को लेकर है, फिर उसके से जुड़ी जो दूसरी चीज़ें सोर्स कोड को लेकर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर, ये आपको लग रहा है कि इस तरह की डील उसके बावजूद बिना सबक लिए लगातार की जा रही? देखिए, इसमें ना कुछ बातें हैं। आपने ये मुद्दा उठाया है तो इसका मैं जवाब दे देता हूँ आपको। आपने खुद जिक्र किया है सोर्स कोड। देखिए, सोर्स कोड सॉफ्टवेयर होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। इसका मतलब ये है, अगर हमको अपना कोई उसमें वेपन लगाना है या इम्प्रूवमेंट करनी है राफेल के अंदर सॉफ्टवेयर में, हम नहीं कर सकते, हमें उनके इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़े। तो बेसिकली हम एक तरीके से टोटली डिपेंडेंसी हो गई उनके ऊपर। सामान हमने खरीद लिया, हम सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे उसको बेहतर बनाना है वही कर सकते हैं हमारे लिए, पहली बात। दूसरी बात, आज अगर हम कहते हैं और जो है कि हम जो अगली जंग होगी, मैं आपको बता दूं, अगर हो, खुदा ना खास्ता ना हो, पाकिस्तान के साथ होगी जिसके पीछे चीन खड़ा होगा। तो ऑलरेडी चाइना उसको 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट दे रहा है, J-35। दो बड़ी बातें बताता हूँ इसमें। राफेल में जो कि 4.5 बोलते हैं जी, वो 4 ही होता है। तो होता क्या है, एक तो स्टेल्थ कैपेबिलिटी उसमें बहुत ज़्यादा है, वो दिखता नहीं है रडार के, उस पर नहीं आएगा। दूसरा उसमें क्या है, सुपर क्रूज होती है, मतलब एक कैपेबिलिटी होती है। फिर उसके बाद उसमें सेंसर फ्यूजन, सब सेंसर्स आर्टिफिशियल। कहने का मतलब ये है कि आज अगर आप देखिएगा तो हमको राफेल क्यों लिया जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और बात बताता हूँ, फ्रांस में टेक्नोलॉजी है, बट फ्रांस नेटो का मेंबर भी है। इसका मतलब ये है कि होल्ड उसके ऊपर कुछ अमेरिका का हमेशा रहेगा। अगर कल ट्रम्प हमसे नाराज़ हो जाता है और सप्लाई आनी बंद हो जाती है, हम क्या करेंगे? जब हमारे पास ऑप्शन है आज रशिया का, सुकोई 57 का, हम उसको क्यों नहीं देख रहे हैं? बात सारी यही है कि हम दिखाना चाहते हैं कि हम वेस्ट के साथ खड़े हैं, हम वेस्ट के साथ हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जब G7 की मीटिंग होती है, अब हम G7 के मेंबर तो हैं नहीं, उसमें वो आउटरीच होती है, कुछ और मुल्कों को बुलाया जाता है, तो उसमें हम चले जाते हैं, पर उसमें हमें क्या फ़ायदा होता है? तो आज हमें सबसे पहले हमको अपने ऑप्शंस एक्सप्लॉइट करने चाहिए। आज हमें रशिया कह रहा है आप ये हमसे हवाई जहाज लीजिए, हम आपकी आमका में मदद करेंगे, आपके इंडिजिनस में। फिर वो एक और बात बोल रहा है, उन्होंने अब वो एक ड्रोन बना रहे हैं जो इसके साथ चलेगा, इनके सुकोई 57 के साथ, कि वो भी हम आपको देंगे, टेक्नोलॉजी भी देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि क्या हमने सारे एस्पेक्ट्स देखे हैं या सिर्फ एक ही सोर्स पे जा रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राफेल बुरा एयरक्राफ्ट है, बट हमें तो अपना ओवरऑल फ़ायदा देखना है। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल फ़ायदा ये होगा अगर हम रशियन ऑप्शन को और डिटेल में देखते, जो हमने नहीं किया। क्या वजह हो सकती है? ये पश्चिम का दबाव हो सकता है? नहीं, ये बहुत सीधी सी वजह है। ये भी हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में राफेल का क्या हुआ। देखिए, वो राफेल की गलती नहीं मैं बोलूँगा, अब वो एक थोड़ा सा टेक्निकल मामला हो जाता है, अब वो पब्लिकली नहीं बोलना चाहूँगा। हमारे इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स भी बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं। हवाई जहाज़ भी ठीक था, वो हवाई जहाज़ उस काम के लिए तैयार नहीं था। मैं इतने आगे उससे नहीं बोलना चाहूँगा, तो वो तैयार ही नहीं था उस काम के लिए, क्योंकि उनको जो काम बताया गया था तो उसमें हमारा नुकसान बहुत। तो अच्छा, अब दूसरी बात ये है इसके साथ कि हमारी दिक्कत क्या है, जिसमें मैंने आपको बताया, हम अपने आप को देखना चाहते हैं वेस्टर्न लीडर्स के साथ, अमेरिका के साथ, वेस्टर्न लीडर्स के साथ। हम इस बात से बिल्कुल वो है, मतलब वी हैव फॉरगॉटन कि दुनिया बदल गई। हम उस बात को बिल्कुल रद्द कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कुछ अपने इंटरेस्ट हैं, कुछ पर्सनल इंटरेस्ट हैं पॉलिटिकल लीडर्स के, अमेरिका में, वेस्ट के। असलियत ये है कि आज वेस्ट धीरे धीरे भाग रहा है चाइना के पास। असलियत ये है, ऑलरेडी बात चल रही है रशिया की और अमेरिका की, कि किस तरीके से हम अपने रिश्तों को बेहतर करें, और उनकी ट्रेड पे बातें चलनी शुरू हो गई। ये असलियत। तो ये दो मुल्क हैं, पूरी दुनिया। देखिए, बिना रशिया के
कोई पीस नहीं हो सकती, कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं हो सकती वेस्टर्न यूरोप के। ये एक सच्चाई है, पीस नहीं हो सकती, आपको कलेक्टिव सिक्योरिटी चाहिए, रशिया को शामिल करना ही पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि चीन को अगर आप नज़रअंदाज करें जो हम कर रहे हैं, तो उससे उनको कोई नुकसान नहीं है। उनके पास तो बेल्ट एंड रोड पर ही, देखिए दुनिया में आज 193 मुल्क हैं, 149 बेल्ट एंड रोड पे बैठे हुए हैं, उसमें जुड़े हुए हैं। लास्ट ईयर का उनका ट्रेड सरप्लस $1.5 ट्रिलियन था चाइना का। तो कहने का मतलब ये उनके पास मार्केट्स हैं, उनके पास अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, उनके पास बहुत मार्केट्स हैं। आपका ये आसियान है, तो ये नहीं यूरोप है, ऐसा नहीं है कि वो आपकी मार्केट पर डिपेंडेंट है। वो आपको इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो और रशिया ब्रिक्स को मजबूत करना चाहते हैं। ब्रिक्स जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है नए वर्ल्ड ऑर्डर का जो बन रहा है। लेकिन ब्रिक्स में इंडिया की हालत ऐसी दिख रही जैसे सबसे ज़्यादा ब्रेक वही लगा रहा हो अमेरिकी दबाव में। हम लोग उसको अहमियत नहीं दे रहे हैं ब्रिक्स को, बिल्कुल ये मेरी सोच है और मैं आपसे सहमत हूँ। अब दबाव में डाल रहे हैं या खुद सोच रहे हैं, हमारी अहमियत जो हम दे रहे हैं अहमियत वो हम अमेरिका को दे रहे हैं कुछ ज़्यादा, जो शायद आज की दुनिया में उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि दुनिया बदल। मैं वापस लौटता हूँ, क्या आपको लग रहा है कि जो 2 फ्रंट वार की बात की जाती है, अब तो 3 फ्रंट वार की भी की जाने लगी है, उसके लिए अगर ये सिचुएशन चलती है, कितना प्रिपेयर्ड है हमारी सेना? देखिए पहली बात तो ये 2 फ्रंट नहीं है, ये 2 फ्रंट नहीं है, ये 1 फ्रंट, मैं बोलता हूँ उसको 1 फ्रंट रीइंफोर्स्ड, जिसके पीछे चीन खड़ा है, तो वो बहुत तगड़ी है, उसको आप नहीं तोड़ सकते, पहली बात। दूसरी बात, जो चीन है इसको हम बोलते हैं ग्रे जोन ऑपरेशंस, जिसमें कि लड़ाई आप करते हैं पर गोली नहीं चलती, तो आप या तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे काम होता है, तो वो हमने बहुत वहाँ लड़के लगा दिए हैं, हमारे सोल्जर्स हैं वहाँ बहादुरी से काम कर रहे हैं, वो हम काफ़ी हद तक सह लेंगे। पर हमें अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई होती है, एक तो जो हमारे लिमिटेड एसेट्स हैं, जैसे इंडियन एयरफोर्स के पास बहुत कम स्क्वाड्रन्स हैं, आज मैं बताना नहीं चाहूँगा कितनी है, बहुत कम हो गई हैं तो उस 22 के आसपास कही जाती है, उसको बांटना पड़ेगा जी, फिर 16 पे भी आ जाता है। हाँ, तो फिर उसको बांटना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें कुछ चीन के लिए रखना है। तो आप कैसे लड़िएगा पाकिस्तान के साथ? भी दिक्कत ये है, पाकिस्तान को उधर सपोर्ट मिल रही है चीन से, आप अपनी जो आपके पास है उसको आप तकसीम कर रहे हैं क्योंकि आपको चीन के लिए। अच्छा, उसके आगे देखिएगा, चीन के पास बहुत ताकत है साइबर की, और सालों साल से वो आपके यहाँ साइबर अटैक कर रहा है, खबरें आती हैं, साइबर अटैक करके वो रिकॉनेसेंस कर रहा है, इसको रिकॉनेसेंस कहते हैं, और उससे वो सॉफ्टवेयर वेपन्स बना रहा है चाइना। तो अगर चाइना ये तय करे एक दिन कि अच्छा ठीक है, हम लड़ाई तो नहीं लड़ेंगे इनके साथ, मतलब गोली नहीं चलेगी, हम इनके पूरे देश में, दिल्ली में, बम्बई में उन्होंने किया था, बहुत बड़ा हुआ था, एक पूरा पावर आउटेज हुआ था, हम सब इनका फाइनेंशियल सिस्टम बंद कर दें, ATC बंद कर दें, हवाई जहाज न चले, वो कर सकते हैं। और अब तो AI में भी सुपर पावर हो रहा है, फिर उसका भी इस्तेमाल डिफेंस बहुत ज़्यादा काबिलियत आ गई है। कहने का मतलब ये है, चाइना नहीं चाह रहा है कि उसको लड़ाई करनी है, चाइना चाह रहा है कि, मैं समझता हूँ चाइना और रशिया का सबसे बड़ा इंटरेस्ट आज ये है कि हम ब्रिक्स को स्ट्रेंथन करें। ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे, ये बार बार बात उठ रही है कि ये सरकार सेना का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। मतलब बालाकोट में जब स्ट्राइक करना था तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि बादल हैं तो उसमें राडार पकड़ेगा नहीं, इस तरह का तर्क देते हैं और सेना अटैक करती है। ऑपरेशन सिंदूर भी ये माना जाता है कि बहुत जल्दबाजी में हुआ, रुकना चाहिए था अगर करना भी था तो। और फिर हमारे सेना के लोग भी सरकार की भाषा में बात करते देखे जाते हैं। ये कितना खतरनाक दिख रहा है और किस पैमाने पर दिख रहा है? देखिए, ये जो आप कह रहे हैं ना पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द आर्मी, वो तो पहले भी था, कम था। जिस चीज़ से मुझे घबराहट हो रही है वो कुछ अलग है, उसको हम बोलते हैं कम्युनलाइजेशन ऑफ द आर्मी। कि हम देख रहे हैं कि हमारा आर्मी चीफ, हमारा CDS वर्दी के अंदर किसी बाबा को मिल रहे हैं, हिंदू उसको मिल रहे हैं, ये ठीक नहीं। क्योंकि हमारी फ़ौज जो है उसमें मुसलमान भी है, सरदार भी है, सेक्युलर फ़ौज है। तो ओपनली आपका ठीक है, आपका फेथ है, आप हिंदू हैं, करिएगा आप जो आपको करना है, वर्दी में मत करिए।
तो माय वरी इज कि अगर हिंदू आर्मी बन रही है तो पहले तो लीडरशिप से ही बनेगी ना, वो दिक्कत बहुत बड़ी पहली दिक्कत है। उस दिक्कत को अगर आप बंद कर दें, वहाँ से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। उसके बाद फिर पॉलिटिसाइजेशन की बातचीत आती है। देखिए उसके लिए क्या होता है कि कोई भी मिलिट्री लीडर अगर वो प्रोफेशनल है तो वो पॉलिटिसाइज नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर 71 की जंग में प्रधानमंत्री ने आर्मी चीफ जनरल मानेकशॉ को कहा था कि हमें ये काम करना है। उन्होंने कहा नहीं मैडम, मुझे 6 महीने का टाइम चाहिए तैयारी के लिए। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं आज करूँगा। अब उसी बात को आप यहाँ देखिए बालाकोट में। आज जो धनुआ बोल रहे हैं कि मेरे पास बॉम्ब ये नहीं थे रखने के लिए, ब्लास्ट पेन्स नहीं है Sukhoi 30 के, आपने प्रधानमंत्री को क्यों नहीं बताया कि अगर यहाँ पर ऐसा अटैक होगा तो मेरे पास सिर्फ यहाँ पे MiG-21 है? ये क्यों नहीं बताया आपने? क्योंकि आप मानेकशॉ के आसपास भी नहीं है। दिक्कत तो ये हो रही है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो दिक्कत ये है कि पॉलिटिसाइजेशन के लिए प्रोफेशनलिज्म चाहिए। क्या मिलिट्री लीडरशिप कमजोर हो गई है? रीढ़ नहीं है उसके देखिए पास? हमारी फौज जो है हिंदुस्तान की, जो सोल्जर्स हैं वो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट है, बहुत बढ़िया। दिक्कत होती है लीडरशिप, दिक्कत होती है लीडरशिप से। इस लीडरशिप ने, मैं आर्मी की बात कर रहा हूँ, 1990 में काउंटर टेरर ऑपरेशन शुरू हुए, तब से ये सब के सब इन्होंने काउंटर टेरर ऑपरेशन, यही इनको समझ में आते हैं। मैं तो साफ बोलता हूँ जी। तो अब लड़ाई कैसे बदल रही है, क्या हो रहा है, इनको पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? अगर आपको पता करना होता तो आप ये देखना कि अमेरिका कैसे लड़ाई लड़ेगा मॉडर्न वॉर। आप ये देखिए कि PLA कैसे लड़ रहा है। अरे बाबा, दुश्मन तो आपका PLA है ना, और PLA जो है इस समय मॉडर्न वॉर के टॉप पर है। टॉप पे मतलब वो और अमेरिका है। अरे साहब आप इधर देखिएगा, आप उधर देख रहे हैं, इधर का नहीं कुछ पता है। उनकी भाषा बोलते हैं हमारे मिलिट्री लीडर्स कि वो उनकी जितनी भी टर्मिनोलॉजी है वो सब इस्तेमाल होती है। हमें एक ऐसा रक्षा मंत्री चाहिए जो ये समझा पाए लोगों को, अरे बाबा आप जो हमारा PLA है इसको आप समझिए और इसके बेसिस के ऊपर आप अपनी मॉडर्नाइजेशन करिए। देखिए उसके पास क्या ताकत है, हम कैसे करेंगे, कितने वक्फे में करेंगे, एक रोड मैप बनाइए, वो सब, और बोलिए उसके बारे में, ये करिए। चीन और हमारे में कितना फर्क है? ज़मीन आसमान कर लीजिए। देखिए इन मसलों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप हॉट वॉर की बात करते हैं तो मैंने इस पर किताब लिखी है 2022 में, उसका नाम है द लास्ट वॉर, जिसमें मैंने कहा है कि पहले 72 आवर्स में दिख जाएगा क्या हो रहा है और हफ्ते या 10 दिन से ज़्यादा जंग चल ही नहीं सकती, और डिसाइसिवली चाइना के फेवर में होगी। इतना अंतर है? जी हाँ, ये मैंने 2022 में लिख दिया था। वो किताब है चाइना के ऊपर, और आज चाइना जो है, अमेरिका भी मानता है कि हम वेस्टर्न पैसिफिक में हम चीनी PLA को नहीं हरा सकते। तो ये एक असलियत है, उसको समझिए। तो समझिए PLA कर क्या रहा है, उसके बेसिस पे अपना प्लान बनाइए। आपको अमेरिका से थोड़ा लड़ाई लड़नी है, आपको तो लड़ाई चाइना से भी नहीं लड़नी, पर आपको डिटरेंस बनाना है कि आपको एक ताकत बनानी है कि आपको ये ना कहना पड़े कि नहीं मैं लड़ाई लड़ता, वो छोटी इकॉनमी है, मैं बड़ी इकॉनमी हूँ। ये सब बेकार की बातें हैं। पॉलिटिकल विल लाइए, डिटरेंस बनाइए, उसके लिए चाइना को स्टडी करिए पीरियड, और चाइना के साथ नॉर्मल रिलेशंस करिए और पाकिस्तान से दोस्ती करिए। ये है फॉर्मूला। वाई पीस इन द रीजन। पीस के बाद आपको 10-15 साल मिलते हैं, अपना डिटरेंस क्रिएट करिए चाइना को। ये रोड मैप है। तो पाकिस्तान के साथ दोस्ती कैसे होगी? हिंदू मुसलमान करना है हमको तो। किसको? हमने अब वो फिर वो आप देखिए, ये आपके मुद्दे हैं, मतलब दीज आर योर एरियाज। ये तो पूरी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पाकिस्तान के विरोध पे टिकी हुई है। नहीं, मैं इस पे कमेंट भी नहीं करना चाहता हूँ जी। देखिए मुझे साफ बात पता है कि मैं ये समझता हूँ जो इतिहास है वो है। आज भी पाकिस्तान ये कह रहा है, और मैं इस बुनियाद पे इसको बोल रहा हूँ कि मैं आई थिंक फरवरी या अप्रैल 2022 में उन्होंने, पाकिस्तान ने अपनी पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को रिलीज़ किया था। मुझे बुलाया गया था, वहाँ मुझे मौका मिला था जनरल बाजवा से बात कर, और जनरल बाजवा ने मुझे यही बात कही थी, और वही उनकी आगे आसिम मुनीर भी फॉलो कर रहे हैं कि कश्मीर का मुद्दा है। पर जो कश्मीर का मुद्दा है ये नहीं है कि वो कह रहे हैं कि कल इसका फैसला चाहिए। अब मुद्दा तो है। अब मुद्दा क्यों है? क्योंकि हम कह रहे हैं अब वो हमारा हिस्सा बन गया, अच्छी बात है।
सवाल ये है कि फिजिकली वो बैठे हैं उस पर, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बैठे हैं, चीन भी बैठा है, तो फिर आप कैसे, और वो इंटरनेशनल यूएन के अंदर इशू है, अभी भी आज भी है, ये थोड़ा होता है आपके कहने से यूएन से वो साफ हो गया। सो देयर इज़ अ इशू आपको, और हमने पहले भी बात करी। अब ये कहना कि वो हमें धोखा देता है पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान धोखा नहीं देता, धोखा आपने अपने आप को दिया है, ये मैं बताना चाहूँ। कैसे धोखा अपने आप को दिया है? 1991 से लेकर और आज तक, आज तो खैर वो वक्त चला गया क्योंकि अब चीन उनके साथ जुड़ गया है, पर आपके पास मौका था, आप एक डिटरेंस मतलब एक लड़ाई लड़ने की ताकत रखते, बनाते, आपने नहीं बनाई, आप सिर्फ काउंटर टेरर ऑपरेशन करते। देखिए ये अप्रैल 2020 में चाइनीज़ आके बैठ गए हमारे एरिया पे, ईस्ट लद्दाख में, क्या हम उनको हटा पाए? नहीं। क्या हम उनको धक्के से फेंक पाए? नहीं, क्योंकि उनके पास डिटरेंस है, हमें पता है उनके पास काबिलियत। अगर आपने इस डेकेड्स में सालों साल ये काबिलियत बनाई होती पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान सोचता कि क्या मैं प्रॉक्सी वॉर करूं या नहीं करूं। वो इसलिए प्रॉक्सी वॉर कर रहा है क्योंकि वो बातचीत करना चाहता है, और आप मिलिटरली उसको, ये एक मिलिट्री इशू है प्रॉक्सी वॉर, इसको आपने पॉलिटिकल इशू बना दिया है। ये लास्ट बात बताना चाहूँगा कि 1990 में 91 में जब ये मसला शुरू हुआ था तो बहुत सारी फ़ौज हमने जम्मू कश्मीर भेजी थी। आर्मी चीफ रॉड्रिक्स थे, जनरल रॉड्रिक्स। तो उस समय क्या हुआ था, उनके आर्मी चीफ थे जनरल आसिफ नवाज जंजुआ। वो घबरा गए थे, वो घबरा गए कि इन्होंने इतनी फ़ौज भेज दी है। उन्होंने अमेरिका को अप्रोच किया था कि ये इंडिया हम पे अटैक कर देगा। उस समय डिफेंस मिनिस्टर शरद पवार होते थे। तो उस समय फिर ये फैसला हुआ था कि आर्मी चीफ चिट्ठी लिखेंगे आसिफ, उनके आर्मी चीफ को,